एक घंटे के अंदर आपको इस परीक्षा से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने की मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए जरा देखते हैं कि हम लोग इस सेशन में क्या क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यूपीएससी परीक्षा की समझ हमें होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं बड़े बहुत भारी एग्जाम है, बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम है। ठीक है, कठिन है, आसान है, क्या है, इसको जानने की जरूरत है। अगर परीक्षा की समझ हो जाए कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, इन सवालों को अगर एक बार हम जान लें तो शायद ये चीज हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है, हमें इस परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी के तौर पे रहना है या परीक्षार्थी के तौर पे रहना है, इस चीज की समझ बूझ होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। देखिए, परीक्षा देना है, हमें इस परीक्षा को निकालना है, ज्ञान भी अर्जित करना है, तो इसको किस प्रकार से एक बैलेंस बनाया जाए इन दोनों के बीच, इसको देखना है। इसके अलावा जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि हमारा जो ये पूरा सेशन है 2022 की परीक्षा के हेतु, तो 2022 के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, कब क्या पढ़ना है, कब क्या करें, किस प्रकार का टाइम टेबल बनाएं, किस प्रकार से हमको ये पता होना चाहिए कि कब हम क्या खत्म करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या छोड़ सकते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। और चौथे और पांचवें मार्ग में मैं आपको एक कुछ सुझाव देना चाहूंगा, और ओवरऑल इस पूरे एक घंटे के सेशन के बाद उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आप लोगों का मार्गदर्शन मेरे द्वारा हो जाएगा। तो ये थी इस अगले एक घंटे के प्रारूप के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी कि हम क्या क्या देखने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमने कहा कि एग्जाम का समझ हमें होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वो एक चीज है कि इस परीक्षा के प्रारूप को समझिए। प्रारूप से मेरा यहां पे क्या तात्पर्य है कि बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि इस परीक्षा में जो अलग अलग चरण हैं, उन चरणों में हमें किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, हमसे क्या मांग कर रहा है यूपीएससी। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर इस परीक्षा की मांग को समझना। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म दिखाऊंगा जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं स्मार्ट। 2 स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आपको करना है, किस प्रकार करना है, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले परीक्षा के प्रारूप को समझते हैं। देखिए, आप में से अधिकांश लोगों को ये आइडिया होगा कि इस एग्जाम में ये 3 चरण होते हैं। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसे आप हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम अंग्रेजी में कहते हैं और हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक शब्द प्रीलिम्स। दूसरा है मुख्य परीक्षा, जिसे आप मेंस के नाम से जानते हैं, और तीसरा है साक्षात्कार, जिसे पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। देखिए, इन तीनों चरणों को आपको समझना है कि इन तीनों चरण जो है उसमें यूपीएससी जो है हमसे कुछ अलग अलग चीजों की मांग करता है। देखिए, कई लोग आपको कहते होंगे कि बड़ा भारी एग्जाम है। क्यों भारी है भाई? तो भाई 10 लाख, या कई लोग तो कहेंगे कि भाई 12 लाख लोग एग्जाम लिख देते हैं। जी नहीं, ये लोग तो फॉर्म भरते हैं। एग्जाम कितने लोग लिखते हैं? मान लीजिए 4 से 5 लाख लोग। अब पहले चरण में इस प्रारंभिक परीक्षा में हमसे ये मांग होती है कि इन लोगों में जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको छांटा जाए। तो हमारा यहां पर क्या है कि हमें एक सीरियस कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जिसको सही में इस एग्जाम का, जिसने तैयारी किया है, जिसको पता है कि क्या आने वाला है, क्या पूछने वाले हैं, उसको आंसर्स कुछ पते हैं, कट ऑफ क्लियर करेगा, वो प्रीलिम्स निकालेगा। सीरियस कैंडिडेट कितना होगा? 50-60 हजार लोग, इससे ज्यादा नहीं होंगे सीरियस कैंडिडेट। ये वो लोग हैं जिसमें इसमें कुछ लोग होंगे जो 15,000 के लमसम मान के चलिए जो प्रीलिम्स निकाल लेंगे, और बाकी होंगे जो ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा छूट गया, 1-2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो शायद निकल जाता। जिन्होंने साल भर अपने तैयारी की इस एग्जाम को दिया है, साल भर दिया, कम से कम 1 साल तो अपने जीवन का उन्होंने इस एग्जाम को दे दिया है।
बहुत अच्छे से तैयारी की है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा, वो एग्जाम में एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड आए थे। थोड़ा सा किस्मत, कुछ सवाल इधर उधर हो जाता तो एग्जाम निकल जाता। तो ये पहले चरण में हमारे से क्या मांग है कि हमें ये समझना है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा, जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें हम वैसे स्टूडेंट हो जिनको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है, जिसको तैयारी के बारे में आइडिया है, जिसको पता है कि क्या पढ़ना चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, क्या छोड़ सकते थे, क्या नहीं छोड़ सकते थे, वो पता होना चाहिए। दूसरे चरण में देखिए, यह मुख्य परीक्षा का चरण। अब यहां पर मान लीजिए 12,000, किसी साल 12,000, 15,000, कुछ भी नंबर, जो भी लोग प्रीलिम्स निकाल रखे होंगे, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा निकाल रखी होगी, अब वो लोग आएंगे मुख्य परीक्षा में। अब देखिए, यूपीएससी को यहां से बेहतर कैंडिडेट चाहिए, वो लोग जो सही में आईएएस आईपीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद उतने महत्वपूर्ण पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। आप देखिए, यहां पर अच्छे लोग चुने जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग चुने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 15,000 थे वो अच्छे थे, लेकिन उनमें और अच्छे कौन हो सकते हैं, जो जिसको यूं कहें कि उनका बेस जो है बड़ा मजबूत है, उन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, उन्हें अपनी बातों को रखने आता है, आर्टिकुलेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आंसर अच्छा लिख सकते हैं, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाकी जो लोग नहीं उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो इसको समझिए, इस दूसरे चरण में अब ये चीज आ जाता है कि आप क्या बेहतर है और बेहतर है, क्योंकि यहां अच्छे लोग आए, अब उनमें बेहतरीन आपको निकलना है। आखिरी चरण आता है साक्षात्कार, जिसमें 2,500 से 1,000 या 3,000 मैक्सिमम कैंडिडेट पहुंचेंगे। अब देखिए, साक्षात्कार तक सबसे देश के सर्वश्रेष्ठ 2, 2,500, 3,000 स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। अब इसमें से चुनना बस उन 1,000, 800, 900, 1,000 स्टूडेंट्स को है जो कि इस वक्त, शायद इस समय बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सर्विसेज में आने के लिए। तो यहां पर आप अगर प्रेशर में हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं भी पता है, तो किस तरीके से आप अपने आप को उस परीक्षा बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को रखते हैं, कैसे अपनी बातों को मनवा सकते हैं, कैसे अपनी बातों को जाहिर कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। और यहां से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो 700, 800, 1,000 जितने भी सीट्स होंगे, उनको चुना जाएगा। देखिए, हमारे लिए भी, अगर आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी इन्होंने एग्जाम की तैयारी बस शुरू की है, वैसे स्टूडेंट के लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखने योग्य है, वो है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। और शुरू करेंगे तो देखिए, हमने यहां तो बता दिया परीक्षा के प्रारूप के बारे में, प्रारूप के अलावा भी एक और चीज क्या था, वो है कि परीक्षा की मांग क्या है। देखिए, समझ में आ गया कि क्या है, किस जगह पे क्या पूछा जाएगा। अच्छा, प्रीलिम्स में सिलेबस ये है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये है, वो आपको पता चल गया। अब आपसे मांग क्या है, जैसे मैंने पहले कहा ना, स्मार्ट, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, विषय की समझ आपको होनी चाहिए। देखिए, यहां पे अंग्रेजी शब्दों के पहले अक्षरों को मैंने लिया है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, एस मैनेजमेंट स्ट्रेस हो गया, एम एनालिटिकल स्किल, ए रिस्पॉन्सिव, आर टाइम मैनेजमेंट, टी। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, विषय की समझ बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर विषयों की बात करें, जैसे प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के यहां पे सबसे पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है। आप पढ़ेंगे, अच्छा एग्जाम में मान लीजिए इतिहास आएगा, अब इतिहास में आपने विश्व इतिहास पढ़ लिया, लेकिन वो तो परीक्षा की मांग थी ही नहीं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास तो पूछा ही नहीं जाता है। तो यहां सबसे पहले चीज हमें समझना है कि सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में कि हमसे क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार के सवाल आएंगे, ये समझना है। इसको किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के सवालों को देखकर, पिछले सालों के सवालों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा, ओ अच्छा, हमसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, यहां पे सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा का नहीं जानना है, आपको मुख्य परीक्षा के भी
सब्जेक्ट्स को देखना है। तो मान लीजिए आप मुख्य परीक्षा के सवाल को देख रहे हैं और वहां भी आपको इतिहास है। अब वहां पर विश्व इतिहास है। अब विश्व इतिहास में क्या है, 18वीं शताब्दी से शुरुआत के विश्व इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहला चीज सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में आप क्या करेंगे कि सिलेबस को तो बिल्कुल रट जाइए, समझ में आना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको खुद से ये जानकारी होनी चाहिए। आप खुद से पूछेंगे मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों समझना चाह रहा हूं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं। आपको पता चलेगा अच्छा ये वहां पे आ सकता है, ये वहां के सिलेबस में है। तो ये चीज आपको सबसे पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज तनाव का प्रबंधन, मैनेजिंग स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस को मैनेज करना है, तनाव इसको समझना है क्या होता है। और ये बहुत बार मैंने देखा है, हम लोग जब स्टूडेंट से बात करते हैं, कई लोग बोलेंगे सर 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। सर साल भर से तैयारी कर रहा हूं, लग रहा है कुछ याद ही नहीं है। खासकर अभी 2 हफ्ते पहले ही आपके प्रारंभिक परीक्षा हुए हैं। मुझे याद है प्रारंभिक परीक्षा के 1 हफ्ते पहले लगातार हम लोगों के पास मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि सर बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि कुछ तैयारी हुई है। मैं इस वक्त आपको बताता हूं कि देखिए लगेगा ऐसा, तनाव होगा। आपने जिंदगी के बहुत बड़े फैसले को लिया है। अगर उत्तीर्ण हो गए तो आपकी पूरी जिंदगी, अगले जितने भी जिंदगी आपकी है, आप एक अलग आन शान से रहेंगे। तो तनाव तो होगा ही ना। आपने कई सारी चीजों का यहां त्याग कर दिया होगा। कुछ लोगों ने अपने जॉब्स को छोड़ा होगा, कुछ लोगों ने अपने जो कॉलेजेस की पढ़ाई है उसके प्रति अटेंशन थोड़ा कम देना शुरू कर दिया होगा। कई लोगों ने अपने दोस्तों से नाता रिश्ता तोड़ दिया होगा। अभी कई लोग अपने परिवार के साथ कोई त्योहार नहीं मना रहे होंगे। और इन सब चीजों को जब सोचते हैं तो कभी कभी बुरा लगता है। देखिए मैं खुद कभी परीक्षार्थी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि जब होली या दिवाली मनता है और घर में सब लोग मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आप एक कॉर्नर में उस दिन भी किसी किताब को लेकर बैठे हुए हैं, तो लगता है, उस वक्त लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कई बार जैसे जब जॉब छोड़कर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी लगता है कि क्यों जो छोड़ा मैंने जॉब। 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 का जो जॉब मेरा इतना बढ़िया चल रहा था, शायद अभी और बेहतर कर रहा होता। कई बार लोग अपने दोस्तों के साथ तुलना करने लगते हैं, अरे वो विदेश जा रहा है, अरे उसकी तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है। तो कई बार ऐसे तनाव आ जाते हैं। और सिर्फ तनाव यहीं पे नहीं आता है, तनाव एकदम एग्जाम के पहले, भाई निकलेगा या नहीं, इतना किए लेकिन नहीं निकला तो क्या होगा। बहुत सारी सवाल, बहुत सारे दिमाग में ये पशुपेश आ जाते हैं, सवाल उठने लगते हैं। तो यहां पर सिर्फ एक चीज कहूंगा, इस जगह तनाव प्रबंधन में मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आपको जो भी यहां पे स्ट्रेस है होगा। देखिए क्यों स्ट्रेस हो रहा है, कई बार स्ट्रेस या तनाव इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ पाने के लिए कुछ अभी खोया है, कुछ छोड़ दिया है। आप रास्ते पे हैं, रास्ते में थोड़ा बहुत तनाव होगा, लेकिन मंजिल पे आना है। तो इस तनाव को जो बेहतर ढंग से मैनेज कर लेगा, जो स्ट्रेस को बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेगा, वो इस एग्जाम को निकालेगा। तो स्मार्ट होना है आपको। मैं हमेशा कहता हूं इस एग्जाम में लोग हार्ड वर्कर होते हैं। जी हां, बहुत अच्छी बात है कि आप हार्ड वर्कर हैं, आप मेहनती हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इस मेहनत को स्मार्ट मेहनत कर दीजिए, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना दिखा दीजिए। देखिए एग्जाम निकलेगा आपका, स्मार्टनेस दिखाना है आपको। चलिए ए पे आते हैं, एनालिटिकल स्किल, मतलब विश्लेषणात्मक क्षमता। देखिए एग्जाम में आपसे तथ्य पूछेगा, जी हां बिल्कुल तथ्य पूछेगा, फैक्ट्स तो आएंगे ही। लेकिन खासकर मुख्य परीक्षा में कई बार तो अगर देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में भी, लेकिन इसके अलावा मुख्य परीक्षा में तो हमेशा एक चीज जो होती है वो है कि हमसे पूछा जाएगा एनालिटिकल क्वेश्चंस। देखिए रट्टा मारू स्टूडेंट नहीं चाहिए यूपीएससी को, उसे एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो कि एनालाइज कर सके। अब जैसे अभी जस्ट आपके एग्जाम हुए,
10 तारीख को आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा, और चूंकि मैं इतिहास का शिक्षक हूं तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने सवाल देखे होंगे, कई बार सवाल ऐसे थे जिसमें तथ्य नहीं था, उन्हें विश्लेषण करना था, एनालाइज करना था। जैसे अगर मैं मुख्य परीक्षा के एक सवाल को दूं, पहले आया था कि आज के जमाने में गांधी जी के जो विचार हैं वो कितने प्रासंगिक हैं, एनालाइज करना है। जैसे गांधी जी ने जो जो हमें सिखाया है उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो लोगों ने आज तक पढ़ा होगा, हाँ भाई गांधी जी ने कहा कि अहिंसा, लेकिन अहिंसा आज के जमाने में कितना महत्वपूर्ण है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एनालाइज, क्या आप एनालाइज कर सकते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल्स कितना बेहतर है, इस तरीके के सवाल भी आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। चौथे में है जागरूक, रिस्पॉन्सिव। जागरूक क्या है? मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी एग्जाम निकालने वाले लोग हमेशा अपने आंख कान खुले रखते हैं। कहां से क्या आ जाएगा, क्या सुन लेंगे, भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेपर पढ़ रहे थे, कुछ भी दिख गया, कुछ भी पढ़ लिया और कहीं उसका उपयोग कभी हो गया। जैसे मैं अपने ही अगर साक्षात्कार के दिनों को याद करूं, जब मैं साक्षात्कार तक पहुंचा था, मुझे याद है साक्षात्कार में कई सारे सवाल मेरे हॉबी से जुड़े हुए पूछ दिए गए और उसमें भी क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। वहां पर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे जिनको शायद मैंने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं जागरूक था उन सब चीजों के बारे में, इसलिए पता चल गया। मुझे याद है मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी हुआ करता था, उसमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि भाई मैप पे इस जगह का नाम बताइए। एक दो जगह ऐसे थे जिनका नाम कभी नहीं पढ़ा था, पढ़ने में कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन न्यूज़पेपर में कभी दिख गया था, कुछ याद था। तो यहां पे जागरूक छात्र कौन है? जो लिंकेज कर सके, अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं यहां पर, इसको कहां पर लिंक कर दिया जाए, कहां पर इसको ले जाया जाए कि इसको हम सही ढंग से आंसर दे सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा ना कि गांधी जी के कौन कौन से विचार अभी के समय में प्रासंगिक हैं। अब अगर आप गांधी जी को देखेंगे तो आप एथिक्स में भी गांधी जी पे पढ़ाई करते हैं, और वहां पर जो आपने पढ़ा होगा उसका उपयोग आप इतिहास में भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने मान लीजिए, जैसे इस बार के प्रीलिम्स के एग्जाम की ही बात करते हैं, इस बार से सवाल आ गया ओलंपिक्स पे, सवाल आ गया विश्व कप, जो आपका क्रिकेट का विश्व कप था उसके ऊपर, जो टेस्ट चैंपियनशिप था उस पर सवाल पूछ दिया गया। तो शायद अधिकांश छात्रों ने इसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उनको याद रहा होगा क्योंकि वो कभी पढ़ते वक्त, न्यूज़पेपर पलटते वक्त देख लिया होगा, अच्छा ये है ओलंपिक्स के बारे में कुछ तथ्य, अच्छा इस तरीके से विश्व चैंपियनशिप हो रहा है। तो अगर आप जागरूक हैं तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमेशा कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब इतिहास में इसको कैसे जोड़ेंगे? स्वदेशी आंदोलन को याद कीजिए, 1905 के स्वदेशी आंदोलन को याद करें, तब भी तो आत्मनिर्भरता की ही बात हो रही थी ना, कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करिए और आत्मनिर्भर बनिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको आपको करते रहना होगा। इन चीजों को अगर हम करते चलते हैं तो हमें सही मायने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। एग्जाम में जागरूक रहिए, आंख कान खुले रखिए, जब जो कर रहे हैं उसको एग्जाम के दृष्टिकोण से सोचिए, एग्जाम के चीजों से जोड़ते रहिए। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इससे सहूलियत मिलेगी। आखिर में टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं बताता हूं। ये अधिकांश समय जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो एक चीज जो मैंने देखा है, उनमें से कई लोग बोलेंगे कि सर मैं पिछले 4 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहा था। मेरे मन में पहली चीज ये आ जाती है कि क्या 4 महीने की जरूरत थी एनसीईआरटी की? समय, कई लोग समय को उतना महत्व नहीं देते, मैनेज नहीं कर पाते जिस प्रकार उन्हें मैनेज करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती वो कर जाते हैं। अगर सही तरीके से समय का प्रबंधन किया जाए तो हमारी जो तकलीफें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी।
आज है 24 अक्टूबर, एग्जाम होना है जून में। तो किस प्रकार इस साल के 3 महीने और अगले साल के 5 महीने, मतलब अगले 8 महीने का समय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि हमारा जो सिलेबस है वो सर्वोत्तम तरीके से हो जाए, कुछ भी नहीं छूटे, इसको हमको देखना। और इसलिए मैं आपको टाइम मैनेजमेंट पे आगे चलकर पूरी तरीके से एक दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम एक शेड्यूल बना सकते हैं, एक समय के हिसाब से कब क्या पढ़ना चाहिए इसको निर्धारित कर सकते हैं। ये मैं दिखाने जा रहा हूं। याद रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ पहले के लिए नहीं है, परीक्षा के दिन भी ये जितनी भी चीजें हैं सब चीजें काम आएगी। ये जो परीक्षा के दिन भी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। परीक्षा के दिन भी स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा के दिन भी आपको एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करनी होगी कई सारी चीजों को। परीक्षा के दिन भी आप जागरूक रहेंगे और आखिरकार परीक्षा के दिन भी तो आपको समय का प्रबंधन करना है। 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे, जब भी जो एग्जाम है, 2 घंटे का आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है, 3 घंटे का आपका मुख्य परीक्षा होता है, एक पेपर। तो किस प्रकार वो 2 और 3 घंटा आप किस प्रकार निकालेंगे, किस प्रकार उसको बिताएंगे, किस सवालों को पहले देखेंगे, कैसे देखेंगे, इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं इस टाइम मैनेजमेंट पे एक बार फिर से आऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले सबसे पहले मैं ये चीज आपको बता दूं, जो ये परीक्षा की मांग के बाद ये है कि क्या हम इस एग्जाम में परीक्षार्थी रहेंगे या विद्यार्थी रहेंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये 2 शब्द हैं। आपको समझना है कि पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी है ज्ञान अर्जित करने के लिए। नॉलेज मैं पूरी जिंदगी लेते रहूंगा, कोई शक नहीं है इस पे, तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये जो साल है, जब अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, अभी तैयारी कर रहा हूं इस एग्जाम के लिए, तो इस वक्त मैं एक विद्यार्थी के तौर पे नहीं बल्कि एक परीक्षार्थी के तौर पर तैयारी करूंगा। परीक्षा के तरीके से परीक्षा क्या मांग कर रही है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आए हैं, उसके आधार पर हम सारा डिसीजन यहां लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे विगत वर्षों के प्रश्न में क्या आया है, हमारे पाठ्यक्रम में अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि विश्व इतिहास, अब विश्व इतिहास प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में तो आता नहीं है, चरण में आता नहीं है, तो पाठ्यक्रम को हमें जानना है कि भाई इसको नहीं करेंगे। अब मुख्य परीक्षा में भी विश्व इतिहास कितना आता है, 18वीं शताब्दी के बाद के जो कुछ मुख्य इवेंट्स हैं उन पे सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे आपसे विश्व युद्धों पर सवाल आ सकता है, दोनों ही प्रथम और द्वितीय। उसी प्रकार अमेरिकी क्रांति पे आ सकता है, रूसी क्रांति पे आ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति पे आ सकता है। तो मतलब ये जितने भी क्रांतियां हैं इन पे हमसे सवाल पूछा जा सकता है, ये हमें जानना है। इसके अलावा कौन से और इवेंट्स हैं, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि पाठ्यक्रम क्या है। अब अगर मान लीजिए इस वक्त कोई आपको पढ़ा रहा है विश्व इतिहास में कि चलो भाई अलेक्जेंडर क्या कर रहा था या प्राचीन जमाने में रोमन सभ्यता क्या कर रही थी, तो इसको समझना है आपको, जी नहीं ये हमसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। और जब नहीं पूछेगा तो भाई क्यों पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल मत पढ़िए इसको। दूसरी चीज, विगत वर्षों के प्रश्नों को भी देखना है। देखो, मैंने पहले भी कहा, पिछले सालों के सवालों को अगर देखिएगा तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक हिंट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको इतिहास की बात करता हूं, इतिहास में आप जैसे इस साल अगर आप सवालों को देखेंगे तो इस साल 9 सवाल आए आपके आधुनिक भारत से। इसके अलावा 5 सवाल आया आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से, 3 सवाल और 3 सवाल आए प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत से। तो इस प्रकार थे कुल मिलाकर 20 सवाल। पिछले साल आधुनिक भारत से आया था 10 सवाल, कला एवं संस्कृति से 5, आपके प्राचीन भारत से 3 और मध्यकालीन भारत से 2।
तो आप देखिए यहां पर मोटा मोटी वही रह गया, सिवाय कि एक सवाल इधर से इधर हो गया बस। मध्यकालीन का एक सवाल बढ़ गया और एक सवाल घट गया आपका आधुनिक भारत का। तो अगर आप पिछले सालों के सवालों को देखेंगे और एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो ये दिखेगा कि पिछले 10 सालों में, मान लेते हैं अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो अधिकांश समय 1, 2 या 3 सवाल जो इस बार आया, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा है। वहीं अगर मध्यकालीन को छोड़िए और आधुनिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर देखिएगा, तो यही होगा कि 8 से 10 सवाल आ जाते हैं हर साल। तो यहां पर हमें ये एनालाइज करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है। महत्व ये बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि किस चीज का कितना महत्व है हमारे एग्जाम में, और ये पता चलता है हमें विगत वर्षों के प्रश्न से। तो समझिए, हम इस एग्जाम की तैयारी के दौरान पूरे समय एक परीक्षार्थी हैं। हर एक चीज जो हम कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई वो परीक्षा में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो। हम किसी भी चीज में अपने इस चीज को नहीं दिखा रहे कि विद्यार्थी नहीं है। हाँ, ज्ञान अर्जित करने के लिए पूरी जिंदगी है हमारे पास, पूरी जिंदगी ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त, इस साल परीक्षार्थी के तौर पे देखिए। चलिए, यहीं पे मैंने आपको बताया था ना समय प्रबंधन की बात। देखिए, समय तो एक ऐसा चीज है जो किसी के लिए रुका नहीं है, ना रुकेगा। तो इसको प्रबंधन करते चलना है, इसका मैनेजमेंट करते चलना है। आज है 24 अक्टूबर। अब मैंने क्या किया, आप ये देखिए, मैंने टारगेट्स बना लिए। टारगेट क्या बना लिए हैं? मैंने 6 टारगेट लिया है, और आप देख सकते हैं महीनों को ले लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब आप इसको इस तरीके से देखें, दिन तो बट ऑब्वियस है कि यहां पे 30 है, 31, 31, 28, 31, 30। ठीक है भाई, चलिए। अब मैं यहां पर टारगेट सेट करूंगा। टारगेट क्या सेट करूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए इस तरीके से देखो, और ये सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। मुझे नहीं पता आपने कितनी तैयारी कर रखी है, लेकिन मैं यहां पर टारगेट किस तरह से सेट कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि आज मैंने तैयारी शुरू की 24 अक्टूबर को, मैं पहले 7 दिनों को छोड़ ही दे रहा हूं। 31 अक्टूबर तक तो जो कर लिया वो मेरा बोनस है। अब इस महीने में, चूंकि मैंने यहां मई नहीं लिया, आप देख सकते हैं मई के महीने को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये मैं अपने पुनरावृत्ति के लिए रखूंगा, रिवीजन के लिए इस महीने को छोड़ दिया है, क्योंकि जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज भी तो करना है। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई कहां से शुरू करूं। तो मैं सोचूंगा ठीक है, सबसे पहले नवंबर के महीने में राज्य व्यवस्था से शुरुआत कर दी जाए। शुरुआत करते हैं राज्य व्यवस्था से, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर इस तरीके से सोचेंगे तो ये होगा कि चलो यहां राज्य व्यवस्था, यहां हिस्ट्री, यहां ज्योग्राफी, यहां पे इकोनॉमिक्स, इस तरीके से सेट करने से अच्छा है कि पहले हम अपने सिलेबस को देख लें। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि अभी हम प्रारंभिक ही परीक्षा के लिए बात कर रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था है, और आखिर में भूगोल है। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा पर्यावरण वाला सब्जेक्ट आ जाता है आपका, साइंस है, और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स तो चलते रहेगा, समसामयिकी आपकी चलती रहेगी। तो अब हमको ये 6 मुख्य पोर्शंस दिख रहे हैं, जिसमें इतिहास को और आप भर तोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहां मध्यकालीन, प्राचीन भारत, कला एवं संस्कृति, और आखिर में आधुनिक भारत, ये 4 भागों में आप बांट सकते हैं। तो अब आपने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले नवंबर के महीने में आपने सोचा चलिए मैं राज्य व्यवस्था को पूरा खत्म कर लूंगा, ठीक है। अब आप दिसंबर में सोचेंगे कि चलिए भाई हम यहां पर पूरे भूगोल को कर लेंगे।
यहां पर एक चीज मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट से पढ़ते रहे तो बोर भी हो सकते हैं, आप। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप एक साथ दो दो सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे। जैसे इसको मैं आपको बता दूंगा अगले में दिखाकर। देखिए, जैसे नवंबर महीने में आपको लगता है कि जी नहीं, मैं एक राज्य व्यवस्था पूरे चारों हफ्ते नहीं पढ़ सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वीक में बांट दिया है, हर सप्ताह में बांट दिया है कि सप्ताह दर सप्ताह मैं तोड़ दूंगा। अब जैसे मान लेते हैं सप्ताह नंबर 1, देखिए इसको मैं एकदम फाइन, इसको अगर प्लानिंग कर रहे हैं, समय निर्धारण करना है तो कैसे लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, इसको साप्ताहिक तरीके पे बांट दिया। पहले हफ्ते में मैं सोचूंगा कि राज्य व्यवस्था में चलिए मैं कौन कौन से चैप्टर कर लूं। मान लेते हैं प्रियम्बल का चैप्टर है, प्रस्तावना तो एकदम करेंगे ही क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी। नागरिकता वाला चैप्टर आप कर लेंगे। आप तीसरे में मौलिक अधिकार जरूर देखना चाहेंगे, तो आप सोचेंगे कि अच्छा पहले वीक में क्या ये सब हो जाएगा, तो आप एक अपना डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा सिलेबस में इतना कुछ है और ये मैंने सोच रखा है कि 4 हफ्ते में राज्य व्यवस्था को कर लेंगे। तो जो भी पोर्शन 1/4 है वो इस सप्ताह में रख दिया और तीसरे सप्ताह में फिर अगला 1/4 ले लेंगे कि भाई यहां पे पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर के लिए इस हफ्ते के लिए डिसाइड कर लिया कि चलिए भाई हम यहां पे प्रियम्बल कर लेंगे, सिटीजनशिप करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को तो देखना ही है। अगली बार वीक 3 में जब आएंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी पार्लियामेंट वाला चैप्टर कर लिया। ये आप डिवाइड करेंगे, ये आपको सोचना है, आप मेंटर्स की मदद ले सकते हैं लेकिन आप डिवाइड करेंगे। आपने क्या किया, आप सोच रहे थे कि भाई हर सप्ताह तो मुझे चेंज करना है, मैं लगातार नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वीक 2 में आपने सोचा कि चलिए भाई हम कुछ और कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने शुरू कर दिया आधुनिक इतिहास। इतिहास में आप यहां पे क्या करेंगे, मुगलों के पतन को बोलेंगे कि भाई हम इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल है, जिसको आप कहेंगे लेटर मुगल्स, वो आप पढ़ लीजिए यहां पर। इसके बाद आप सोचेंगे कि ये देखिए, जैसे मैं इतिहास का टीचर हूं, फिर से आपको याद दिलाता हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल और उत्तरवर्ती मुगल ये एक दिन में खत्म कर देना है, ये एक दिन का काम है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, जो ये प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स थे उस वक्त, उनको पूरा पढ़ लीजिए। सिख है, मराठा है, पलासी में क्या हुआ, बक्सर में क्या हुआ, ये वाला चैप्टर आप दूसरे दिन कर लीजिए। तीसरे दिन आप सोच रहे हैं कि चलिए भाई हम 1857 की क्रांति कर लेते हैं, 2 घंटे का चैप्टर है, इसको करेंगे। चौथे और पांचवें दिन हम सामाजिक धार्मिक वाला आंदोलन जो है, ये बड़ा चैप्टर है, तो चौथा पांचवा दिन लग जाएगा इसको पूरा पढ़ते पढ़ते में। छठे दिन में हम जो ट्राइबल अपने रिवोल्ट्स हैं, हमारे जो आदिवासियों की जो क्रांतियां हुई उनके बारे में पढ़ेंगे छठे दिन। अब 7वां दिन मैंने रख लिया इन सबको रिवाइज करने के लिए। जितना मैंने पढ़ा था इस हफ्ते में, 6 दिन जो भी पढ़ा था मैंने इसको रिवीजन के लिए ये रख लिया। मैं फिर से इसमें बता रहा हूं आपको, यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार इसको लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। देखिए, हम लोग अपने समय में पेपर पे चिपका लेते थे, लिख लिया करते थे, चलिए भाई ये सप्ताह है, इस सप्ताह मेरा टारगेट है ये है। याद रखना है कि जो भी लक्ष्य किया है, जो भी टारगेट आपने बना रखा है, उसको खत्म करना है। कोई कॉम्प्रोमाइज यहां नहीं होना चाहिए। आपको यह सोचना ही नहीं है बाद में कि ओह ये हो गया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। ये आपने लक्ष्य निर्धारित किया खुद के लिए, आप देखिए कैसे खत्म करिएगा। 100% दीजिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए खुद में। ये 7 दिन के बाद आपको लगना चाहिए जी अगर कुछ बच गया तो क्यों बचा, क्योंकि भाई मैंने शायद लक्ष्य में थोड़ा मैं ज्यादा लक्ष्य रख गया था। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर उस दिन वहां पे खेलने नहीं गए होते या उस दिन घूमने नहीं गए होते तो एकदम हो जाता। लक्ष्य को तो निर्धारित पूरा कर लेना है। पूरे 6 महीने का ये जो हमने आपको यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल जो मैंने आपको दिखाया, एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे और इस बड़े लक्ष्य को हर महीने के हिसाब से डिवाइड करते हुए चलेंगे। अगर आप वैसे छात्र हैं जो एक सब्जेक्ट को एक बार में लेकर चलना चाहते हैं तो 1 को लेकर चलिए। अगर आप वैसे छात्र हैं जो 2 को लेकर चलना चाहते हैं तो 2 को लेकर चलिए। तो ये थी बात मेरी रणनीति से जुड़ी हुई।
रण है, रणभूमि है, रणभूमि में रणनीति के बिना नहीं जाना है। अगले 8 महीने का एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। जी नहीं, इस दिन तो यही होगा और कुछ नहीं होगा, इतना तो करेंगे। और प्रत्येक दिन जो भी पढ़ रहे हैं उसमें याद रखिएगा, अखबार तो हो ही रहा है, साथ में आखिरी महीना रिवीजन के लिए भी छोड़ रखा है। उससे पहले यहां पे कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी कभी ना कभी टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देना है। याद रखिएगा, जब आप पॉलिटी हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप साथ में, ये तो आपका मुख्य परीक्षा का भी तैयारी हो रहा है ना, तो वो तो आपको छोड़ना है ही नहीं। कहीं पे इसी जगह पे, क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 महीने बहुत ज्यादा है, आराम से हो जाता है, उतना है ही नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा। साथ में थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट जो मुख्य परीक्षा की तरफ का भी है उसको भी कहीं जनवरी में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या जो भी आपका ऑप्शनल है उसको यहां पर दिसंबर तक तो बिल्कुल डिसाइड कर लेना है कि क्या ऑप्शनल लेंगे, उसके लिए कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब भी सोचते चलना है। हमेशा मदद लेते रहिए, सोचते रहिए कि कैसे कैसे तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, आइए तो अब मैं आपको बता दूं इस एग्जाम से जुड़ी हुई रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर, और स्थैतिक विषय और समसामयिकी मतलब स्टैटिक जो एरिया है और जो करंट अफेयर्स है उसमें किस प्रकार की रणनीति को आप अपनाएंगे। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ चीजों को याद रखना है। नंबर 1, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन दोनों चीजों की तैयारी आप साथ साथ करते हैं। तो मान लेते हैं जैसे आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास जो है वो दोनों ही जगह आता है, और इसमें मान लेते हैं एक चैप्टर है 1857 की क्रांति। तो इसको आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि चलिए आज मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ता हूं, 2 महीने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ूंगा। जी नहीं, आप इसको साथ में पढ़ेंगे। जब आप जो कर रहे हैं दोनों के लिए अगर आने वाला है वो चीज, तो दोनों को साथ में आप एक बार में कंप्लीट करिए। तो ये चीज आपको देखना है कि साथ साथ कर लीजिए। दूसरी चीज, प्रारंभिक परीक्षा में कई सारे सवाल तथ्य पे आते हैं, फैक्ट्स पे आएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मैं 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं और आधुनिक भारत की ही बात करता हूं, तो वहां पे हमसे एक सवाल पूछ दिया गया सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में। अब ये एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति पे आधारित सवाल था, व्यक्तित्व वाला सवाल था, और हो सकता है इसमें आप मेंस की परीक्षा के लिए इनको कभी नहीं पढ़ते, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपको हमेशा तथ्यों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का करना होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स जो हैं हमारे मुख्य परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हम आंसर लिख रहे हैं, मान लेते हैं गरीबी के ऊपर। अब यहां पर अगर आप तथ्यों के बिना भारत में अगर बता रहे हैं कि इतने सारे गरीब हैं, या आप बता रहे हैं गरीबी का ये नंबर हो गया है या इतना बढ़ गया है, घट गया है, तो ऐसे जो भी सवाल होंगे तो उसमें तथ्यों को यहां भी देना होगा। लेकिन यहां पर याद रखिए, अगर तथ्य नहीं भी देते हैं तो 1 दे दिया, 2 नहीं दिया, 2 दे दिया, 1 नहीं दिया, नंबर नहीं कट रहे, क्योंकि वो आपके हर तथ्य को नहीं चेक करने जा रहे हैं। यहां पे तथ्य नहीं आ गए तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलेगा। तीसरी चीज जो हमने पहली बात कर रखी है कि दोनों ही जगह अब जो है बहुत ज्यादा ध्यान यूपीएससी का विश्लेषण पे रहता है। तथ्यों पे आधारित सवाल भी आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन साथ में विश्लेषणात्मक सवाल भी आते रहेंगे, तो उसको आपको देखना है। चौथा याद रखिए, और ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि किताब जो है, याद रखिए, बहुत सारे नहीं होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के, हर विषय के लिए किसी एक किताब को आप चुन लें। अब जैसे मान लेते हैं, यहीं पे मैं अगर नाम दे दूं, जैसे बिपिन चंद्रा है, आधुनिक भारत के लिए आप ये रख लीजिए। सतीश चंद्रा को मध्यकालीन भारत के लिए रखिए। आर एस शर्मा को आप प्राचीन भारत के लिए रख सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखें नितिन सिंघानिया जी की किताब को आप कला एवं संस्कृति के लिए ले सकते हैं। तो जो 4 मेजर एरिया है आपका हिस्ट्री का, जो आपके प्रीलिम्स में भी आएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आएगा, उसके लिए ये 4 किताब है। उसी प्रकार अगर पॉलिटी की बात की जाए तो लक्ष्मीकांत रखिए। अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, बर्नवाल साहब की जो किताब है
वो रख लीजिए। तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको किताब एक एक रखिए। हमेशा मैं इस बात को मानता हूं कि एक किताब को पढ़िए, उसको दोबारा समझिए, रिवाइज कर लीजिए, और फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप दूसरे किताब की ओर जा सकते हैं। लेकिन घर को किताबों का म्यूजियम नहीं बनाना है, वो संग्रहालय नहीं बनाना है। याद रखिएगा, किताब कई लोगों को शौक हो जाता है लाइब्रेरी रखने का, अच्छा लगता है। हर दिन किताब को रैक पर सरियाने का काम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि इसको पढ़ लिया जाए। तो उन किताबों को पढ़िए, उन किताबों को देखिए। जैसे इन्वायरमेंट, अगर हम पर्यावरण की बात करें, इस साल 16 सवाल आए थे पर्यावरण से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है पर्यावरण हमारे एग्जाम का। और इसमें आपको क्या किताब है, आपकी राजगोपालन साहब की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़िए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बात किताब की। देखिए, धीरे धीरे सारी किताबों के बारे में पता चलेगा, कोई इतना सोचना नहीं है। शुरुआत करिए, जो किताबें आपको मिलती हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनसे पढ़िए, और वो काफी होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पांचवा, दोनों ही एग्जाम में याद रखना है कि आपको लगातार तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज देते रहना है। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाते हैं, दोनों ही जगह टेस्ट सीरीज दीजिए। और खासकर मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के द्वारा आपके आंसर, जो राइटिंग का प्रोसेस है, वो भी होते रहता है कि किस प्रकार आप सवालों के जवाब लिखेंगे। अच्छा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, वो पूरा विश्लेषण किया जाएगा और चेक होगा। साथ में छोटे मोटे एक दो फैक्ट्स हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे मैप बनाना सीख लीजिए, भारत का नक्शा किस प्रकार होगा, विश्व का नक्शा किस प्रकार होगा। इन तमाम चीजों को आप रट लें, ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, तो अच्छा होगा। यहीं पे जैसे आंसर राइटिंग में ही आपको अपने हैंड राइटिंग पर भी फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा स्पीड भी देखना है हमें, जो कि टेस्ट सीरीज के द्वारा पता चल जाएगा कि भाई हमारा स्पीड, गति किस प्रकार की है। क्या 2 घंटे में हम दोनों ही परीक्षा में, यहाँ 3 और यहाँ 2 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन तमाम चीजों की रणनीति आपको बनाते रहनी होगी। साथ में जैसे मैंने कहा, स्थैतिक विषय और समसामयिकी, मतलब देखिए, कुछ क्षेत्र जो है ना स्टैटिक है और कुछ क्षेत्र है करंट अफेयर्स के, समसामयिकी। अब देखिए, स्थैतिक में जैसे अगर बात करते हैं इतिहास में, बाबर भारत में पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ता है, नहीं बदलने वाला। क्रांति जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई, नहीं बदलेगा। उन क्रांति में जो नेता थे, चाहे वो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह हो, या लखनऊ से हजरत महल हो, कानपुर से नाना साहेब हो, नहीं बदलेगा। इस क्रांति के कारण जो थे वे नहीं बदलेंगे। कुछ जुड़ सकता है, कुछ उस पर विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी नहीं बदलने जा रहा। सेम चीज भूगोल की बात करें। देखिए, भूगोल में जब नंबर बदल सकता है, कि पॉपुलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे पॉपुलेशन भारत का बदल सकता है, वो अलग चीज है। नंबर्स बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग खनिज पदार्थ वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मिनरल्स को। हो सकता है पिछले साल किसी चीज में झारखंड सबसे ज्यादा उत्पादक था, इस साल झारखंड की जगह वहां पे छत्तीसगढ़ आ जाए। तो ये डेटा बदल सकता है। डेटा को हमें अपडेट करना होगा, जो कि करंट अफेयर्स से आएगा। लेकिन मोटा मोटी कहां पर कौन सा खनिज मिलता है वो थोड़ी बदल जाएगा। या आप अगर बोलते हैं कि कोई भी आपका चक्रवात जो है, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, तो उसके कारण क्या है वो थोड़ी बदल जाएंगे। किस प्रकार वो चक्रवात बनता है वो थोड़ी बदल जाएगा। तो ये हो गया स्थैतिक विषय। अच्छी बात स्थैतिक विषय की ये होती है कि आपको एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो फिर कहीं कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज है समसामयिकी, और इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? अखबार। हर प्रत्येक दिन, नित्य दिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है।
कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? देखिए, कौन सा न्यूज़पेपर? एक सवाल। कितना न्यूज़पेपर? हाउ मेनी? एक सवाल मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़े, दो पढ़े, ये सब सवाल हो सकते हैं। तो ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि कौन सा अखबार लेना है, कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, ये सेशन हमारा अखबार पे नहीं था, इसलिए मैं उतने ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे चलकर जानकारी जरूर दूंगा कि अखबार को कैसे पढ़ें। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे अखबार की बात मैंने अभी की, आप देखिए सामान्य अध्ययन क्या हो गया? जनरल स्टडीज, और सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस। देखिए, अखबार के माध्यम से जब भी आप समसामयिकी पढ़ रहे हैं, हमारा ज्यादा ध्यान जनरल स्टडीज की ओर होना चाहिए। अवेयरनेस जीके नहीं पूछता है यूपीएससी हमसे, कहीं कभार एक दो सवाल हो सकता है, लेकिन ज्यादा हमेशा इधर रहेगा, ज्यादा फोकस यूपीएससी का हमेशा इधर रहेगा। और यहीं पे अखबार के बारे में बता दूं कि अगर अखबार कैसे पढ़ना है, देखिए मान लेते हैं ये अखबार है, अलग अलग पन्ने हैं, ये एक पन्ना है, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इस तरीके से। प्रथम पन्ना जो होता है, मान लेते हैं उसमें ये 3 आर्टिकल आए, तो जो भी ये आर्टिकल्स आते हैं, समकालीन जो भी चर्चित मुद्दे होंगे उससे संबंधित लेख होंगे इसमें। अब जैसे मान लेते हैं अभी आज 24 अक्टूबर है, और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जैसे किसान मुद्दे बड़े ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब किसान मुद्दे में क्या हो रहा है प्रत्येक दिन, ये शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहां पे ये जो फार्म बिल है इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ऐसे तो ये एक बार आया है, लेकिन आज आप सबों को पता है आज शाम में भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मैच के स्कोर कार्ड को रट लीजिए, लेकिन आईसीसी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, या आपको इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें शामिल हो रही हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आप, ये जो फार्म बिल था ये हो जाता है जनरल स्टडीज, और वहीं पे ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है, कौन सी टीमें भाग ले रही हैं, ये सब हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, वो पता है हमको। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ये बड़ा ही कम इंपॉर्टेंट एरिया है, हमारे लिए ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ये इधर वाला है। जैसे अगर आप अंदर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले में, आपको हो सकता है तालिबान पे जुड़ी हुई कोई खबर मिल जाए कि भाई तालिबान जो है गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट आपको पता है बना रखी है उन्होंने, और हक्कानियों को उन्होंने जगह दे रखा है, उस गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ पता चलता है तो आप बिल्कुल जान के रखिए। या अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक सबमरीन को लेकर उन्होंने समझौता किया। आपको पता है कैसे फ्रांस इस पे बड़ा बहुत दुखी हुआ, इसके अलावा चीन की भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये हमें जाननी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन मुद्दों को हमने, या इन मुद्दों से जो संबंधित लेख हैं उनको हमने यहां पर पढ़ लिया। अब देखिए इन मुद्दों को पढ़ लिया, अब इससे हमें अवधारणाएं, अपनी कंसेप्ट्स को भी बहुत मजबूती से डेवलप करना है। जैसे मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध के जुड़ी हुई एक खबर बताई कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने सबमरीन को लेकर, पनडुब्बियों को लेकर एक समझौता किया, किसके साथ? अमेरिका के साथ, और उसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था। और इस पे प्रतिक्रिया चीन की बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब यहां पर आपको कंसेप्ट ये डेवलप करना होगा कि भाई चीन की प्रतिक्रिया इतनी बेरुखी वाली क्यों थी, क्यों इतना बेरुख हो रखा है, क्यों वो दुखी है या नाखुश है इसको लेकर। तो आपको यहां समझना होगा साउथ चाइना सी में किस प्रकार क्या हो रहा है, किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं है, और इस क्षेत्र में चीन किस प्रकार लगातार अपनी कोशिशों के द्वारा वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को हड़प ले, और जितने भी इस क्षेत्र के जितने भी मुल्क हैं सभी चीन को लेकर यहां पे आश्वस्त नहीं है, दुखी है एक तरीके से। तो उसको आपको यहां पर समझना होगा। एक बार आपने अवधारणा, एक कंसेप्ट्स यहां पे आपके क्लियर हो गए, अब आपको इसका पुनरावृत्ति भी करना है, मतलब आपको इसका रिवीजन भी करना है। अब देखिए
यहां पर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि रिवीजन कैसे करें। कई लोग कहते हैं कि सर अखबार का रिवीजन तो बड़ा मुश्किल है। जी नहीं, मुश्किल है, लेकिन इसका भी तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमने हर दिन जो अखबार पढ़ा, इसके आधार पे हो सकता है आप कुछ नोट्स बना रहे हो, या प्रत्येक दिन जो आपको सीएनए हमारी तरफ से मिलता है आप उसको पढ़ें, या इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको महीने के अंत में मिलता है मैगजीन। तो मैगजीन के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं पूरे अखबार की, कि क्या क्या आपको आया क्या नहीं आया, ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप पढ़ सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आखिर में सुझाव, मैंने पहले ही कहा था, देखिए सुझाव फिर वही बातें हैं जो मैंने अभी तक कह रखी है। सबसे पहली चीज है कि विषयों या टॉपिक की समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो कई लोग, जैसे मैंने पहले कहा ना कि किसी कोई आके कहता है कि सर हम 4 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जी नहीं, 4 महीने की जरूरत ही नहीं थी। या कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अरे वो नहीं चाहिए था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज वो है कि टॉपिक की समझ हो। एक बार टॉपिक की समझ हो गई, एक बार समझ में आ गया अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं, इस कारण से पढ़ रहे हैं, यही आएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज इसको समझें। दूसरी चीज, पूरे पाठ्यक्रम को करें। देखिए शुरुआत आप करने जा रहे हैं, कभी ये मत सोचिए क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं। जी नहीं, शुरुआत में तो सोचना ही नहीं है, यह पाप है। शुरुआत में आप जो भी करेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, इसमें कोई भी कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूरे सिलेबस को देखना है। लास्ट तीसरे में आपको देखना है टेस्ट सीरीज। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज हो या मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज हो, आपको दोनों ही पूरी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। टेस्ट सीरीज को बार बार उनके सवालों को देखना है, उनको रिवाइज करना है। सवालों को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको सही तरीके से बनाना है। अच्छा कंसेप्ट पता था या नहीं, मेरी अवधारणाएं क्लियर थी या नहीं, क्या रिवीजन में मुझे कोई और चैप्टर फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को करना है। देखिए पूरे सेशन में मैंने रणनीति आपको बता दी है, मैंने आपको सुझाव दे दिया है, अखबार को किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो आपको बता दिया है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही होगी, इसमें कोई और मतलब कोताही नहीं करना है हमें। आखिर में लास्ट चीज, ये जो सवाल कई लोग बोलते हैं कि मार्गदर्शन, किसी प्रकार का गाइडेंस, क्या कोचिंग या मार्गदर्शन जरूरी है? देखिए ये आपका डिसीजन है, ये आपका फैसला है, आप लीजिए। मैं सिर्फ 2 चीजें आपसे पूछता हूं। नंबर 1, आप अपने से पूछिए क्या आपने स्कूल जीवन में हमेशा कोचिंग किया है? अगर हां तो शायद आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि आप समय की उपलब्धता देखिए, आप किस प्रकार कर रहे हैं अपनी तैयारी, क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं या आपको किसी मेंटर की जरूरत है, इसमें आपको देखना है। क्योंकि कई चीजें ऐसी हो जाती है, जैसे अब आंसर चेक कराना है या कहीं पे फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो खुद से कर सकते हैं या किसी मेंटर के पास जाना पड़ेगा? तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, ये जो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको खुद को देने हैं। अगर आपको लगता है जी नहीं हम आराम से कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से करिए खुद से। अगर आपको लगता है कि जी नहीं मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा, थोड़ा जनरल स्टडीज करना ही होगा, नहीं तो थोड़ा कहीं ऑप्शनल ही करना होगा, कोई भी एरिया मेरा अच्छा नहीं है, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही होगा, ये कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में है तो याद रखिए हम आपको कहां पे मदद कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले अभी के वक्त क्लासरूम है और लाइव क्लास है। देखिए इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन है, वो है हमारा आईएएस टैबलेट प्रोग्राम। इसको समझ लेते हैं। क्लासरूम हमारा सिर्फ अभी इस वक्त दिल्ली में है, और क्लासरूम अगर आप लेते हैं तो भी आपको टैबलेट मिलेगा उसके साथ। अगर आप चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना तो लाइव क्लासेस ले सकते हैं, उसके साथ भी आपको मिलेगा टैबलेट। और अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मुझे सिर्फ टैबलेट चाहिए तो आप सिर्फ टैबलेट भी ले सकते हैं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों ही ऑप्शंस में आप कोई भी क्लासरूम लीजिए, दिल्ली में टैबलेट मिल रहा है, लाइव क्लासेस लीजिए, आप जहां पर वहां से ज्वाइन कीजिए, टैबलेट मिल रहा है, या सिर्फ टैबलेट ले रहे हैं, तीनों में ही
अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी, जिन किताबों का नाम मैंने लिया, चाहे विपिन चंद्रा हो, नितिन सिंघानिया हो, इस तरीके के तमाम 16, 17, 18 किताबें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेंटर सपोर्ट मिलेगा। आपको डाउट है, आप क्वेश्चन कीजिए, फोन करिए हमारे नंबर पे। सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक में लाइव 12 घंटे का मेंटर सपोर्ट मिलता है इन तीनों ही क्षेत्रों में। इसके अलावा वेबिनार होगा हर एक मंगलवार और बृहस्पतिवार, जो कि थर्सडे हो गया आपका। आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे रात में 8:30 से 10:30। यहां पर आपको समसामयिकी की घटनाओं से रूबरू कराया जाएगा। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी है, और इन टेस्ट सीरीज का याद रखिए, फिर से दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, और इन दोनों के टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस भी आपको लाइव वेबिनार के द्वारा या तो सोमवार या आपके शुक्रवार को किया जाएगा। तो ये भी आपको मिलेगा। और याद रखना, ये तमाम जो वेबिनार्स हैं बाद में आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी रख दिए जाएंगे, ताकि आप बाद में इनका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी में आप इस एग्जाम को निकालें, इस मेंस परीक्षा को निकालें। तीसरे चरण में जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वहां भी आपकी भरपूर सहायता की जाएगी। आपको पूरा मदद दिया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, किस प्रकार इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन सवालों को किस प्रकार उसका जवाब देना चाहिए, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इस सेशन से दोस्तों, छात्रों, इतना ही कुछ। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के काफी लाभदायक साबित होने वाला है, और आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।